वेलकम बैक हमारे सभी व्यूअर्स का हमारे इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म टारगेट एग्जाम ओनली पर। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, पिछली क्लास में हम लोगों ने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट में डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इस टॉपिक के अंतर्गत पिछले क्लास में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी और इसके बारे में सामान्य जानकारी को आप लोगों को बताया था और साथ ही इसमें एक डायरेक्ट मेथड को भी बता दिया था। तो आज की क्लास में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में है स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हम आप लोगों को समझाते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। स्ट्रक्चरल अप्रोच विच कंसिस्ट ऑफ सेलेक्टिंग एंड ग्रेडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज रेदर देन द वर्ड्स। यहाँ पर बताया गया कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, इसमें ये अप्रोच जो है वो एक स्ट्रक्चर किसी भी लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को कंसिस्ट करती है, ना कि वर्ड्स को। ऑफ कोर्स यस, वर्ड्स आर आल्सो सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड। जो वर्ड्स होते हैं वो एक तरह से सेलेक्टेड और ग्रेडेड होते हैं। आगे बताया गया है what the main emphasis is put on teaching the student a command of the structure. Once they know these frames or patterns, they can fit words into them easily. For instance, once they know the pattern, वे पैटर्न जानते हैं। if had been ing फॉर्म के साथ would have done, इस प्रकार से कोई सेंटेंस बनाया जाता है, तब they can easily learn words to put into the blanks and brackets। इस प्रकार से जब बताया जाता है तब इस ब्रैकेट्स में क्या क्या आएगा, इसकी कौन सी फॉर्म आएगी, इस चीज़ को रख के इजीली से ये लोग सीख सकते हैं। वट इफ दे ओनली नो लिस्ट्स ऑफ वर्ड्स दे कैन नॉट पॉसिबली स्पीक्स अंडरस्टैंड रीड और राइट अ सेंटेंस। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, द स्ट्रक्चरल अप्रोच should deal not only with sentence pattern, syntactically structures, but also with such things as the should pattern of language, फोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है जो एक तरह से क्या किसी भी भाषा में किस प्रकार से जो आवाज़ निकलती है उसे फोनोलॉजिकल कहते हैं। एक ये पैटर्न हो गया। दूसरा है द पैटर्न ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक पैटर्न। हाउ दे आर बिल्ट अप फ्रॉम स्मॉलर पीसेस और मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर हो जाता है जिसमें बताया गया है कि छोटे छोटे स्मॉल फॉर्म में एक तरह से बिल्ड कर लेते हैं शब्दों को, जिसे हम फार्मोलॉजिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। आगे बताया गया है डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड पैटर्न्स एंड इडियम्स, ऑल दीज शुड बी सिलेक्टेड एंड ग्रेडेड। ये सभी सिलेक्टेड होते हैं और ग्रेडेड होते हैं। आगे बताया गया है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज नॉट मेथड ऑफ टीचिंग। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो एक कोई टीचिंग का मेथड नहीं है, ये एक अप्रोच है ओनली। इट इज एन अप्रोच, ये सिर्फ एक अप्रोच है। एनी मेथड कैन बी यूज्ड विद इट, लेकिन कोई भी अगर मेथड है वो इसी अप्रोच के तहत यूज होता है। वंस द स्ट्रक्चर हैव बीन सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड इट वुड बी पॉसिबल टू टीच देम बाय ग्रामर एंड ट्रांसलेशन मेथड और बाय डायरेक्ट मेथड। ये जो मेथड दिए गए हैं ग्रामर का यूज करके, इसका ट्रांसलेशन करके मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से और डायरेक्ट मेथड से इसे लिखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन ये अप्रोच यही अप्लाई होगी। आगे बताया गया है और बाय एनी other method one could think of uses and limitations of the structural approach. Now that we know what the structural approach is and also what it is not, कि structural approach क्या है और also क्या इस नहीं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, we can examine, मैं इसका परीक्षण करूंगा, it to see, देखकर how far it fits into our aims and means, हमारे किस अर्थ में और किस लक्ष्य में ये फिट बैठता है। The more selected and grading of structures will not solve the problems we have। आगे बताया गया है it will help us to prepare materials for the teacher because it will help us to take one thing at a time, to have the easier things before the more difficult ones, and to have those which can serve as a good basis for the teaching other things coming before the later. It will also make it much easier for us to keep track of what we have taught at any given point so that we can know number one, what we can expect the pupils to have no difficulty with, and second is what we should revive, what the structural approach will not
will not provide the teacher with advice on how to present each new teaching point, nor with drill for consolidating it, nor with reading material, nor with material for writing exercise. All this has to be prepared in great detail if we are to provide the average teacher with what he desired needs. के बारे में पढ़ते हैं जो कि है सिचुएशनल अप्रोच। इसमें बताया गया है द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज ऑफन कंबाइंड विद द सिचुएशनल अप्रोच, कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो सिचुएशनल अप्रोच के साथ कंबाइंड है, विच मीन्स दैट everything that is taught should be taught in situation or context that links the words with the thing they refer to. If you want to teach this book, this is a book, अगर आप पढ़ाना कोई भी एक कॉन्टेक्स्ट है उसके अंतर्गत आप ये बताना चाहते हैं कि दिस इज अ बुक, एक ये है किताब है, ये पढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये करना होगा यू शुड एक्चुअली टेक अ बुक, आपको उसको रियल में एक बुक को लेना होगा एंड डेमोन्स्ट्रेट टू द पीपल, और जो अपने शिष्य होंगे उन्हें वो बुक दिखानी पड़ेगी। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू आर टेकिंग अबाउट, और बताना होगा कि आप इस क्या लिए हुए हैं। द अल्टरेंस दिस इज अ बुक शुड ग्रो आउट ऑफ द सिचुएशन ऑफ हैविंग अ बुक, ये एक सिचुएशन ऐसी होगी कि आप जो बुक लिए हैं उससे आउट ऑफ ग्रो करेगी। एंड वांटिंग टू टेल द पीपल्स व्हाट इट नेम इज इन इंग्लिश, और उसको बताना पड़ेगा कि इस बुक का या ये जो हमारे हाथ में है इस वस्तु का नाम इंग्लिश में क्या है। द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स एंड ऑफ स्ट्रक्चर आर ओनली द सिचुएशंस इन विच दे कैन बी यूज्ड। इसमें बताया गया है कि तो स्ट्रक्चर्स हैं वो सिर्फ सिचुएशंस में ही विच इज आर यूज, जो भी यूज हुआ है उसमें उस सिचुएशन में इसका प्रयोग किया गया। विदाउट द सिचुएशनल अप्रोच teachers are liable to fall into the mistake of thinking. It means अध्यापक खुद जिम्मेदार होगा, उत्तरदायी होगा fall into the mistake of thinking, सोचने की थिंकिंग में। अगर ये सिचुएशनल अप्रोच के बिना ऐसी कोई भी अप्रोच इसमें अप्लाई करता है तो खुद ही सोचने कई एक मिस्टेक में फॉल ऑफ करेगा। दैट there is some advantage in drill words and structures without reference to meaning, अगर किसी का बिना इस रेफरेंस दिए ही मीनिंग निकाला जाता है तो उसमें ये ड्रिल वर्ड्स और स्ट्रक्चर्स की ड्रिलिंग करनी, ड्रिलिंग मतलब होता है बार बार रिपीट करना, which means without putting them in any context. Even drill can be made interesting if they are always made to arise out of a situation. अगर कोई भी शब्द या कोई भी ऐसा सेंटेंस है जो अराइज आउट ऑफ द सिचुएशन के है अगर, तो उसे ये इंटरेस्टिंग बना देता है ड्रिल मेथड। नेक्स्ट बताया गया है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग वन पीपल्स आफ्टर अनदर टू रिपीट Jones is not in the garden when there is nobody called Jones in the class and there is not a garden in her sight. You could have a meaningful drill by writing up and the name of the pupils who are absent on the blackboard and then mentioning names of pupils one by one and getting one pupil at a time to respond with the correct form. एग्जाम्पल के लिए दिया गया है राम इज in this room, Ram is in this room, Sita is in this room, Ashok is not in this room, etc. आगे देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। The oral approach, it happens that the structural approach grew up at a time when the oral approach was regular. जो oral approach होती है वो एक तरह से regular है, जबकि स्ट्रक्चरल अप्रोच इसे ग्रो अप करती है एट अ टाइम, तुरंत उसी दौरान। सो इट इज
यूजुअली लिंक्ड विद दैट, इसलिए यह इसके साथ लिंक होती है। द ओरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द easiest way to learn a language, even if ultimately you want to only to be able to read it, is to be start orally, the teacher presenting all new material orally। आगे बताया गया है with the students only listening, बच्चे सिर्फ सुनते हैं, and then the students using it themselves in speech, सुनकर उसके बाद इसको अपने स्पीच में यूज करते हैं। बिफोर रीडिंग और राइटिंग, लिखने और पढ़ने के बाद। आफ्टर मटेरियल इज अटेम्प्टेड, जो भी मटेरियल दिया गया है उसे अटेम्प्ट करने के बाद। तो इसमें नेक्स्ट मेथड दिया गया है द ड्रिल मेथड। ड्रिल मेथड क्या होता है? जैसा कि अभी ऊपर बताया था, ड्रिल मेथड रिपीटिशन होता है। इसमें बताया गया है बिसाइड्स ऑफ द ओरल स्पीच अप्रोच, ओरल अप्रोच के अतिरिक्त द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज यूजुअली लिंक्ड विद द ड्रिल मेथड। तो ड्रिल मेथड में एक तो ओरली अप्रोच और दूसरा स्ट्रक्चरल अप्रोच, दोनों इसमें इन्वॉल्व होती हैं। फॉलोअर्स ऑफ द ड्रिल मेथड बिलीव दैट वी लर्न अ थिंग बाय हियरिंग इट, स्पीकिंग इट एंड रीडिंग इट और राइटिंग इट, सुनकर और बोलकर, पढ़कर और लिखकर। इट मैनी टाइम्स, बताया है कि ड्रिल का मतलब है मैनी टाइम्स, बार बार रिपीटिशन होना ही, चाहे स्पीकिंग से हो, रीडिंग से हो, हियरिंग से हो या राइटिंग से हो, वो ड्रिल मेथड में आता है। अ थिंग कैन नॉट यूजुअली स्टिक्स इन आवर हेड्स इफ वी हियर, स्पीक, सी और राइट इट ओनली वंस। अगर हम किसी भी चीज़ को यूजली एक बार, कोई भी थिंक है उसे सुनते हैं, अपने कान से सुनते हैं, या स्पीक बोलते हैं, या देखते हैं या लिखते हैं सिर्फ एक बार, तो वो इतनी जल्दी यूजली नहीं हमारे उसमें नहीं आता है समझ में, या चीज़ें ऐसे नहीं होती हैं। वो बताया गया है ड्रिल मेथड के अंतर्गत। ओनली रिपीटिशन कैन इंश्योर रिटेंशन, कहते हैं कि जो रिपीटिशन है, बार बार रिपीट करना ही किसी भी चीज़ को रिटेन करता है, रिटेंशन देता है। आगे बताया गया है कि अनटिल द थिंग टू बी लर्नड, जब तक कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ के बारे में सीख रहे हैं वो सीख नहीं जाते, इज सो वेल नोन, अच्छे से नहीं जान जाते, दैट वी कैन इंस्टेंटेशन, लिखा है इंस्टेंटेनियसली रिकॉल इट व्हेन वी नीड इट, इट इज़ नॉट रियली नोन, तब तक इसे अच्छे से नहीं जान पाएंगे जब तक ये हमें रिकॉल नहीं होगा। इन द केस ऑफ बीग unimaginative teachers, this sometimes dangerous into the mechanical repetition of what they want their students to learn. This is a book, this is a book, this is a book, etc. ये एक ड्रिल कराई जा रही है, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, दिस इज बुक। ये कोई एक मैकेनिकल रेपिटेशन नहीं है। बट सच ड्रिल इज both extremely boring and inefficient because, यहाँ पे लिखा है inefficient, क्योंकि इस प्रकार की जो ड्रिल होती है इसमें कोई लॉजिक का वो नहीं है, इसलिए ये दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक, ये बिल्कुल बेकार की रिपीटिशन है, एक मैकेनिकल, ये डेंजरस हो सकती है, ये बताया गया है। बट सच ड्रिल इज बोथ एक्सट्रीमली बोरिंग, ये बोरिंग होगी, एंड इनएफिशिएंट होगी, इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। बिकॉज द ब्रेन जस्ट सीजेस टू रजिस्टर आफ्टर अ टाइम, क्योंकि इसके इस तरह की ड्रिल कराने से माइंड जो है वो कुछ समय में सीज हो जाएगा, कहने का मतलब इतना अच्छे से नहीं कार्य करेगा। द वर्ड्स रोल मैकेनिकली आउट ऑफ द पीपल्स माइंड्स, जो बच्चों का माइंड है उसके मैकेनिकली की किस प्रकार से ड्रिल कराई जाती है वो चीज़ यहाँ पर नहीं है।
विदाउट एनी रियल इम्प्रेशन ऑन द ब्रेन, ये ब्रेन पर कोई रियल इम्प्रेशन नहीं डालेगा। फर्दर मोर द वर्ड्स cease to be associated with any meaning or any situation in the student's mind, and इसमें ये cease हो जाएगा। to associate with any meaning, किसी भी मीनिंग को समझने में बच्चों का माइंड जो है वो उतना अच्छा कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट दिया गया है इसमें बाइलिंगुअल अप्रोच। तो देख लेते हैं बाइलिंगुअल अप्रोच क्या है। दिस इज द मेथड was invented by Professor C.J. Dodson of Wells। इनका नाम है, ये प्रोफेसर थे। इन्होंने इस बाइलिंगुअल मेथड को इन्वेंट किया था। इट इज इन मिडवे, ये दो मिडवे मतलब बीच का रास्ता है। अप्रोच बिटवीन द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड द डायरेक्ट मेथड, ये जो अप्रोच होती है उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, दूसरा है डायरेक्ट मेथड। इन दोनों के बीच एक तरह से मिडवे है। मिडवे मतलब लिंक का काम करता है। नेक्स्ट है दिस मेथड बिलीव्स दैट व्हाइल लर्निंग द मदर टंग, इस मेथड में ये विश्वास किया जाता है कि जब मदर टंग मतलब मातृभाषा में कुछ सीख रहे हैं, द चाइल्ड हैज ऑलरेडी established the connected concept of so many objects and things in his mind। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है तो मदर टंग में चीज़ों को सीखता है, उसी समय बहुत सी वस्तुओं के बारे में अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट बना लेता है। इट इज़ देयरफॉर अनलेस रिपीटिंग दीज कॉन्सेप्ट अगेन, और यही कॉन्सेप्ट बार बार जो है रिपीट होते हैं। वाइल टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, जब किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो वही टॉपिक जो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मदर टंग में बन चुके हैं वही उसका रिपीट होते हैं। इफ़ ही नोज द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्ड इज इन मदर टंग ही शुड गिव हिम द मदर टंग equivalent of a word of a foreign language। The word bilingual is generally used to refer to the knowledge of two languages by the same individual। सेंटेंस का कहने का अर्थ है कि अगर एक ही कॉन्सेप्ट पहले से बना हुआ है तो उसे सिर्फ अदर लैंग्वेज में समझना होता है। वो अलग अलग चीज़ों को इंडिविजुअली सेम ही रहती हैं और समझ जाता है बच्चा। आगे बताया गया है कि दिस मेथड टीचस अस अ फॉरेन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। जो बच्चे की एक अपनी मातृभाषा थी उसकी सहायता से हम विदेशी भाषा को सीख जाते हैं। इसी को हम जो है बाइलिंगुअल मेथड कहते हैं। अब बताया गया है चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मुख्य इसके वो गुण हैं या कैरेक्टर हैं वो क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या इसमें गुण हैं। पहला है मदर टंग इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश वर्ड, ये वर्ड्स लिखा है। इंग्लिश वर्ड्स आर टोल्ड टू द क्लास में मदर टंग के इक्विवेलेंट ऑफ इंग्लिश के जो इक्विवेलेंट वर्ड हैं उन्हें क्लासरूम में बताना चाहिए। दूसरा है द वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन इज नॉट डन बाय द टीचर के द्वारा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं किया जाना चाहिए। ट्रांसलेशन इज यूज्ड ओनली व्हेन मीनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड इज डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन थ्रू डायरेक्ट मेथड। जब डायरेक्ट मेथड के थ्रू किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग एक्सप्लेन करने में दिक्कत आए तब वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। इंग्लिश पैसेजेस आर एक्सप्लेन इन इंग्लिश एंड नॉट इन द स्टूडेंट्स मदर टंग। जो इसके पैसेज इंग्लिश पैसेज होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करते टाइम इंग्लिश में करना चाहिए, ना कि उसकी मदर टंग। थर्ड है कि द मदर टंग इज यूज्ड ओनली एट द इनिशियल स्टेज।
जो मदर टंग या मदर लैंग्वेज है उसके स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज होती है उसमें यूज करना चाहिए। दिस प्रैक्टिस इज ड्रॉप्ड एज सुन एज स्टूडेंट्स डेवलप्ड सफिशिएंट वोकेबुलरी। जब बच्चे की सही सलामत वोकैब्स हो जाएं तैयार, उस दौरान ये प्रैक्टिस को अवॉइड करना चाहिए या ड्रॉप कर देना चाहिए ऑफ फॉरेन लैंग्वेज को बताते समय। चौथा है रूल्स ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली एज इज डन इन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। जिस प्रकार से ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में ग्रामर के जो रूल हैं वो सेपरेटली इसमें नहीं बताने चाहिए। नेक्स्ट है कि सेंटेंसेस इज अ यूनिट ऑफ टीचिंग। सेंटेंस जो हैं वो एक टीचिंग का एक यूनिट होना चाहिए। इस प्रकार से बच्चों को समझाना चाहिए। तो आज हम लोगों ने 2-3 अप्रोच और साथ में कुछ मेथड भी देख लिए हैं। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारी इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।